वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों 12th का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 11th के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 11th का सबसे पहला टॉपिक बेसिक के बाद, यानी बेसिक मतलब जो मैथ्स पढ़ा था उसके बाद जो वेक्टर और वेक्टर के बाद वाला चैप्टर। ठीक है, वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन मोशन, इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। वन डायमेंशन मोशन, ओके, वन डी मोशन बोलते हैं, वन डायमेंशन मोशन, एक विमीय गति। क्लियर है? अच्छा, मोशन, वन डायमेंशन मोशन का हम क्या बोलेंगे बच्चों? मोशन अलोंग, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ओके, सीधी रेखा में गति, एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन है, सीधी रेखा में गति है, उसको बच्चों क्या बोलेंगे हम लोग? वन डायमेंशन मोशन। यानी मोशन हो तो एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसकी मोशन को आप क्या बोलोगे? वन डायमेंशन मोशन। कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, इसकी मोशन को क्या बोलोगे? वन डायमेंशन मोशन। कोई पार्टिकल इधर जा रहा है, क्या बोलोगे? वन डायमेंशन मोशन। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसकी मोशन वन डायमेंशन मोशन है। ठीक है, अच्छा, ये बात समझ में आ गई। और ये लाइन बेटा चाहे हॉरिजॉन्टल हो, क्षैतिज हो, ऊर्ध्वाधर हो, किसी एंगल पे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। होना क्या चाहिए? पाथ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, सीधी रेखा में होना चाहिए, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? वन डायमेंशन मोशन। ओके, चलिए अब हम बात करें बच्चों यहां पर किस तरह, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यार। कैसे बेटा? पार्टिकल एक है जिसका वेग दे रखा आपको 3i कैप, पार्टिकल 2 है उसका वेग दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, पार्टिकल 3 है इसकी वेलोसिटी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। आपको बताना है बच्चों कण 1, पार्टिकल 1 की गति कैसी है, पार्टिकल 2 की गति कैसी है, पार्टिकल 3 की गति कैसी है, ये आपको बताना है। सही है? अगर आप लोग आंसर दे रहे हो अपने माइंड में तो ऑलमोस्ट जो बच्चों का आंसर आता है वो क्या आता है बेटा? बच्चे बोलते हैं सर ये तो एक विमीय गति है, ये द्विविमीय गति है और एक त्रिविमीय गति है, 3 डायमेंशनल मोशन है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। समझ रहे हो? ये बच्चों तीनों ही वन डायमेंशन मोशन है। ये भी वन डायमेंशन मोशन बच्चों, वन डायमेंशन मोशन, और सेम ये भी वन डायमेंशन और ये भी वन डायमेंशन, तीनों ही वन डायमेंशन मोशन है। ठीक है, तीनों ही मोशन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है। सर कैसे? अरे बच्चों जैसे इसकी बात करूं, जैसे फर्स्ट वाले की इसकी बात करूं तो ये पार्टिकल किधर जा रहा है बताना? पार्टिकल 1 इसका वेग है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में। कितने वेग से चल रहा है बच्चों? ये 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। पार्टिकल 1 हो गया तो सीधी रेखा आ गई एक। सर ये तो हमें भी दिख रहा था पहले से ही। ठीक है, अब इसको देखो, सेकंड पार्टिकल को देखो बेटा, सेकंड पार्टिकल का क्या हो रहा बताना? सेकंड पार्टिकल बेटा कितने से जा रहा है? सर 2 मीटर पर सेकंड से, तो आई कैप मतलब एक्स अक्ष में, 3 मीटर पर सेकंड से जे कैप में, यानी इस तरफ। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो रिजल्टेंट परिणामी किधर आ जाएगा बेटा? इनका ऐसे आ जाएगा। यानी ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है। जब इस डायरेक्शन में चल रहा है बेटा, इस दिशा में चल रहा है, तो कैसा पाथ आया बताओ? सीधी रेखा आ गई। तो ये भी सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है, तो बेटा ये भी वन डायमेंशन, ये भी वन डायमेंशन और ये भी वन डायमेंशन। समझ गए? यानी तीनों ही एक विमीय गति को निरूपित कर रहे हैं, तीनों ही वन डायमेंशन मोशन को डिनोट कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो यानी कि एक लाइन में मोशन होनी चाहिए, उसको क्या बोलोगे? वन डायमेंशन मोशन। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमें इसमें टॉपिक कौन कौन से स्टडी करने हैं। ठीक है, हटा दें इसको, नोट कर लो एक बार।
चलिए बात करते हैं यार कि हमें वन डायमेंशन मोशन पढ़ना क्या क्या है। वन डायमेंशन मोशन के अंदर हमें स्टडी क्या क्या करना है। वन डायमेंशन मोशन, इसमें हमें स्टडी क्या क्या करना है, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। इसके अंदर हमें सबसे पहले जो टॉपिक स्टडी करना है वो है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ये स्टडी करना है। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ओके, सबसे पहला टॉपिक। इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल व वेग। इसके बाद बच्चों एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, नियत त्वरण के साथ गति, ओके। इसके बाद बच्चों हमें स्टडी करने हैं ग्राफ्स, ग्राफ्स को स्टडी करना है। इसके बाद पढ़ेंगे बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम लोग रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, इसको क्या बोलोगे, गुरुत्व के अंतर्गत गति, गुरुत्व के अंतर्गत गति, ये सापेक्ष गति, ठीक है, रिलेटिव मोशन। तो बच्चों वन बाय वन हम टॉपिक को स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन को स्टडी करना है हमें। चलिए हटाते हैं इन टॉपिक्स को यहां से। तो सबसे पहले बेटा हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा ये, छोटा सा टॉपिक, इसी पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके बाद आएंगे हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी पर। चलिएगा ध्यान से देखें। तो हम टॉपिक क्या लगाएंगे, सबसे पहले बेटा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस, क्लियर। दूरी व विस्थापन, विस्थापन व दूरी पे काम करेंगे आज। बेटा इस चीज को पढ़ते आ रहे हो आप लोग 9th क्लास से कि दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होते हैं, इस चीज को हम लोग वहां से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तब भी चीजों को देखेंगे थोड़ा कि भाई 11th क्लास 12th क्लास आने के बाद क्या रूप हो जाता है इनका, ठीक है। देखें बच्चों, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग, आ गए यहां पर, ठीक, इधर गया इधर गया इधर गया, ऐसे आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, इस पार्टिकल ने यहां से मोशन स्टार्ट की, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, अंतिम बिंदु, सही है, फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग यहां से हुई थी, ऐसे घूमता 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 यहां आ गया, ठीक है। अब हमें पूछा सर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की इसने, तो इसके लिए क्या करोगे बेटा, आप एक लाइन ड्रॉ कर दो प्रारंभिक से लेके अंतिम के बीच, ऐसे एक ड्रॉ कर दी लाइन ऐसे। इस लाइन को, इस सीधी लाइन को बेटा हम क्या बोलेंगे, विस्थापन, क्या बोल देंगे इसको, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, डिस्प्लेसमेंट, ओके। ये स्ट्रेट लाइन, और जो वास्तविक रास्ते की लंबाई है, ये जो वास्तविक रास्ते की लंबाई है बेटा, ये पाथ लंबाई, इसको हम बोलेंगे दूरी, क्या बोलोगे इसको, दूरी, डिस्टेंस, क्लियर।
अच्छा बेटा डिस्प्लेसमेंट को अगर आप गौर से देखो सर, डिस्प्लेसमेंट एक सदिश राशि, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा किधर होगी, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो अगर हम बात करें यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है उसके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं। अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, कि क्या इनिशियल और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु बीच की सीधी दूरी को, छोटी दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना यार, इनिशियल टू फाइनल। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, कैसी क्वांटिटी है, सदिश। कैसी राशि बेटा, वेक्टर। सर जब सदिश राशि तो इसकी दिशा क्या होगी, डायरेक्शन किधर होगी, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। समझ रहे हो, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। ओके सर, जो है विस्थापन मतलब समय के साथ बढ़ सकता है, घट सकता है, क्या बोल सकते हैं। तो बच्चों ऐसा समझ लो, जैसे यहां से आप चलना स्टार्ट हुए, ऐसे गए, ठुमुक ठुमुक ऐसे गए, वापस देखो अभी जब आप इधर जा रहे हो तो विस्थापन क्या हो रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपने गति यहां से स्टार्ट की है, मोशन यहां से स्टार्ट किए। जब मोशन यहां से स्टार्ट किए, जब आप इधर जा रहे हो बेटा, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। अब मान लो लौटना शुरू कर दिया आपने, तो बेटा ये दूरी कम हुई, और आगे दूरी और कम हो गई, और आगे दूरी और कम हो गई, और आगे दूरी कम हो गई। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। समझ रहे हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। बच्चों समय के साथ विस्थापन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। समझ गए, जैसे एग्जांपल से यहां से देख लो, जब ये इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वापस आ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। बच्चों जब इधर जा रहे तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मे बी बोलो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मतलब बेटा, अरे पार्टिकल घूम के उसी जगह आ गया वापस, जब वापस उसी जगह घूम के आ गया तो विस्थापन जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो बेटा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। एक चीज और, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। बच्चों फ्रेम पे निर्भर करती है राशि, फ्रेम पे डिपेंड करती है, यार ये बात तो समझ नहीं है मास्टर, ये कैसी बात है, फ्रेम डिपेंडेंट मतलब फ्रेम डिपेंडेंट क्या रामायण है सर, क्या झोल है ये, देखो झोल को बच्चा ऐसा समझ लो, यहां से एक काट है, गलती से ये काट हो गई, ये काट हो गया, इसमें एक चिंटा बैठा है यहां पर, इसके सामने एक ऐसे बैठी है चिंकी। बताओ ये है चिंकी, हालांकि ये चिंटा इसको देख रहा है, और एक खड़ा है यहां पे चिंकू, समझ रहे हो, चिंकू, और ये काट ऐसे जा रही है। सही है। जब बच्चों आप इस चिंकू से पूछोगे, इस चिंकू से चिंकी के बारे में, तो क्या बताएगा, बताओ कि चिंकी इससे दूर जा रही है। भाई काट ऐसे आगे बढ़ रहा है, गाड़ी आगे जा रही है, तो बेटा चिंकी भी तो आगे जा रही होगी, मतलब उसका विस्थापन बढ़ रहा होगा टाइम के साथ, इसके सापेक्ष। अगर ये जमीन से देख रहा है तो ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है, तो ये चिंकी आगे जा रही होगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन गलती से चिंटा से पूछ लिया आपने, जो इसके अंदर बैठा है, वो क्या देख रहा होगा, नहीं कहीं नहीं जा रही, चिंकी तो मेरे सामने बैठी, कहीं नहीं जा रही, बिल्कुल रेस्ट पे, एकदम विराम में। समझ रहे हो, मतलब चिंटा क्या बताएगा, उसका विस्थापन जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, बट चिंका जो यहां बैठा था वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा था। तो ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं हम लोग फ्रेम डिपेंडेंट राशि, जो प्रेक्षक के बदलने से वैल्यू बदल लेती है।
जैसे इसके रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 0, इसके रिस्पेक्ट में जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर, समझ रहे यहां तक? ओके, चलिए बच्चों, तो हम बात करते हैं फ्रेम डिपेंडेंट। तो आपको ये MTR में याद रखना है कि फ्रेम डिपेंडेंट राशि है, ठीक है। समय के साथ बेटा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल है, डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज विद डिक्रीज विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये बेटा विस्थापन के जो बिंदु हैं वो हमें याद रखने हैं। सर अगर इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग डिस्टेंस में काउंट करें तो डिस्टेंस में क्या होगा, डिस्टेंस में आप खुद से लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस। दूसरा पॉइंट डायरेक्शन क्या होगी, कोई डायरेक्शन नहीं होगी। जब अदिश राशि बेटा स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं है उसकी, तो दूसरा पॉइंट न्यूट्रलाइज हो गया। ये बढ़ रहा है समय के साथ, घट भी रहा है, लेकिन दूरी में क्या होगा, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विद टाइम या फिर नियत कांस्टेंट। कैसे सर कांस्टेंट कैसे, बढ़ना तो समझ आ गया। देखो बच्चों, जब मैं यहां से जाऊंगा बेटा तो डिस्टेंस बढ़ रही है, मैं वापस आया तो डिस्टेंस घट नहीं रही है। अब डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ की लंबाई, रास्ते की लंबाई। तो बेटा मैं जब इधर गया तो रास्ता तय किया, वापस आया फिर भी पाथ ट्रेवल किया, तो रास्ते की लंबाई तो बढ़ रही है ना यार, तो डिस्टेंस बढ़ेगी। कांस्टेंट भी हो सकती, कैसे, जैसे मैं यहां से यहां गया फिर रुक गया, अब नहीं जा रहा हूं मैं, 3 दिन हो गए यहीं खड़ा हूं, समझ रहे हो, तो क्या होगा बताओ, डिस्टेंस अब बढ़ेगी नहीं, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, नियत रहेगी। तो डिस्टेंस क्या हो सकती है बच्चों, या तो बढ़ सकती है समय के साथ या फिर नियत हो सकती है। तो मैं दूरी के पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं, दूरी वाले पॉइंट तो हम यहां लिख दे रहे हैं बेटा, ठीक है। डिस्टेंस क्लियर, दूरी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा बेटा, वास्तविक रास्ते की लंबाई, वास्तविक रास्ते की लंबाई, वास्तविक पाथ की लंबाई जो है बेटा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। वास्तविक रास्ते की लंबाई ही क्या कहलाएगी, दूरी, डिस्टेंस। कैसी राशि बच्चों, आदेश, तो डायरेक्शन का इसमें कोई लफड़ा नहीं है। समय के साथ क्या होगी बेटा, दूरी क्या होगी, या तो बढ़ेगी या फिर नियत रहेगी, कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी डिग्री हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, हमेशा धनात्मक, दूरी धनात्मक या शून्य होगी, शून्य होगी। क्लियर, फ्रेम डिपेंडेंट से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। ये आ जाएगा बच्चों, यहां के बारे में बात करें हम, डिस्टेंस के बारे में बात करें तो ये वाले डिस्टेंस के पॉइंट थे। अब एक लास्ट में नोट करके हम क्या लिख सकते हैं, सर यहां पे दूरी ज्यादा दिख रही है या विस्थापन ज्यादा दिख रहा है। अगर हम बात करें बेटा डिस्टेंस की वैल्यू की, ये रास्ते की लंबाई ज्यादा है सर, ये विस्थापन कम है, तो बच्चों एक छोटा सा नोट करके भी आप यहां क्या लिख सकते हो, क्या बताओ, कि विस्थापन डिवाइडेड बाई दूरी, और विस्थापन का परिमाण ले लिए, परिमाण मतलब इसकी लंबाई ले ली हमने, कैसी होगी बेटा ये, लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू 1 क्यों सर, 1 से छोटी क्यों बेटा, 1 से छोटा क्यों, अरे विस्थापन तो कम ही हुआ ना दूरी से, विस्थापन तो भाई देखो, विस्थापन बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो मान है, लंबाई है, दूरी से कमी तो है ये, तो क्या बोलोगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस क्या होगा, या तो 1 से छोटा होगा या फिर ये 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर कब हो पाएगा, जब इन दोनों की वैल्यू समान हो जाएगी। सर ये समान कब होगी, जब पार्टिकल सीधी रेखा पे चल रहा होगा। बच्चों यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो जितना डिस्प्लेसमेंट उतनी दूरी, क्या वैल्यू आ गई इसकी 1, तो 1 भी हो सकता है ये, और 1 से छोटा भी हो सकता है, समझ जाओगे आप लोग। तो इन पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर हम आते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है, किस टाइप के हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, चलिए देखते हैं। अब बेटा हम लोग विस्थापन के क्वेश्चंस करते हैं। क्या है विस्थापन के क्वेश्चंस,
अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं यार, बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं विस्थापन के क्वेश्चंस। चलिए पहला एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल, ये इस तरीके का डायग्राम दिया गया हमें। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। स्टार्टिंग में कोई इंसान यहां से अपनी मोशन स्टार्ट करता है, गति यहां से स्टार्ट करता है, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर इधर चला गया, ओके, एंगल 37 पर, फिर इधर आ गया, समझ रहे हो, यहां आ गया फाइनली। हमसे पूछा विस्थापन बताओ, विस्थापन ज्ञात करो, विस्थापन ज्ञात करो, विस्थापन व दूरी दोनों ले लेते हैं, विस्थापन व दूरी क्या होगा सर? तो बच्चों आप क्या करोगे, कैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, सुनिएगा ध्यान से। अब इनके वैल्यूज लिख देते हैं। सपोज दिस इज 20 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर, ओके, 20 मीटर और 10 मीटर, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। कैसे शुरू करना है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना है, आप पहले अपने दिमाग लगा सकते हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हो फिर मैं बताऊंगा अपने तरीके से, ठीक है। चलिए आई होप आपने माइंड लगा लिया होगा कैसे सॉल्व करना है, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। बेटा हमें विस्थापन लिखना है, डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कैसे लिखना है, जितने भी स्टेप हैं वेक्टरली ऐड कर दो, जितने भी स्टेप हैं वेक्टरली ऐड कर दो सदिश रूप में। कैसे, 20 आई कैप लिख दिया, 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप, 10 बहुत अच्छे, फिर 30 आई कैप। बेटा साइन देखते चलना, आई जे कैप तो समझते हो ना बेटा, आई कैप जे कैप मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आई कैप माइनस आई कैप, बच्चों ये जे कैप, दिस इज माइनस जे कैप, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, आई कैप जे कैप आई कैप। सर ये 20 तो आई कैप जे कैप दोनों में से कहीं गड़बड़ी दिख रहा है, तो क्या होगा इसके लिए देखते हैं क्या करना बच्चों, देखो सुनो ध्यान से। अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये 20 जो है ना एक्स में है ना वाई में है, तो क्या करना होगा इसके लिए, ओके तो क्या करना बेटा, जितने भी स्टेप्स हैं उनको वेक्टरली ऐड करते चले जाओ। बहुत ही सिंपल है यार, आई कैप जे कैप आई कैप। अब ये 20 जो है बेटा वो आई और जे में नहीं है, मतलब डायरेक्टली नहीं, वो इनडायरेक्टली तो है, तो घटकों में विभाजित कर दो। क्या करोगे बेटा, जिस एक्सिस से एंगल बनता है उस पर क्या लेते हैं, कॉस। तो 20 को डिवाइड कर रहे हो बेटा, तो 20 क्या आएगा, 20 cos 37 और एक आ जाएगा इधर 20 sin 37। नहीं आया भाई, क्या किया हम लोगों ने बेटा, इस 20 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 20 cos 37 आई कैप प्लस 20 sin 37 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। 20 को दो भागों में डिवाइड करके लिख दिया। अब बचा 10, तो 10 की तरह बेटा 10 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, यानी जितने भी स्टेप है उनको डायरेक्टली वेक्टर रूप में लिख दो, ठीक है। इसने इसको मार दिया भाई, समझ रहे हो। अब क्या बचा, 20 आई कैप 30 आई कैप, ठीक है। तो डायरेक्टली जोड़ दे, 20 और 30 कितना आ गया बेटा, 50 आई कैप प्लस ये तो कम हो गया। अब cos 37 होता बेटा 4/5, 5 से इसको 4 टाइम्स 16, तो 16 आई कैप और आ गया प्लस ये 3/5 मतलब 12 माइनस जे कैप। क्या हो जाए बच्चों, 66 आई कैप प्लस 12 माइनस जे कैप, ओके। ये आ जाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आ गया डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्टेंस की बात करें, दूरी की, अरे दूरी में तो कहां दिक्कत है यार, दूरी में क्या होगा बेटा, जितने भी 20 और ये 20 और ये 30 60 20 80 90, तो डिस्टेंस क्या आ गई, 90 मीटर।
समझ रहे हो, ऐसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलते रहेंगे जिसमें हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल और कराता हूं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित। हटा दें इसको, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, एक क्वेश्चन और। बेटा इस तरीके क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट यहां से जा रहा है इस तरफ, कर लोगे अब तो, इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर इधर आ गया, समझ रहे हो, और फिर इधर आ गया। 20 मीटर, 10 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 20 मीटर, फाइनल एंगल 37 डिग्री। ओके, हमसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, बता देंगे भाई। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या लिखो बेटा? 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप प्लस 60 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या कर लिया बेटा, 60 का एक घटक इधर 60 cos 37 और एक घटक इधर 60 sin 37। तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, 60 cos 37 आई कैप प्लस 60 sin 37 माइनस जे कैप और प्लस 20 आई कैप। कर दोगे सॉल्व इसको इस तरीके से बेटा। डिफरेंट टाइप के हमें इस कितनी पाथ दे दी जाए, विस्थापन पूछा जाए, हम इजी वे में निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में सीखेंगे और बातें, इसको हटाते हैं यहां से। चलिए स्टार्ट करें। अगला एग्जाम्पल बताता हूं। एक पार्टिकल बेटा एक वृत्तीय पथ पे गतिशील है, ऐसे वृत्तीय पथ पर गतिशील है, यहां से अपनी गति स्टार्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे चल रहा है, घूम रहा है वृत्तीय पथ पर। त्रिज्या है इस वृत्तीय पथ की R, केंद्र है ये, प्रारंभिक बिंदु यहां पर, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, ये प्रारंभिक बिंदु, यहां से इसकी मोशन स्टार्ट होती है और हमसे पूछा भैया विस्थापन ज्ञात करो। विस्थापन ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट 1/4 घूर्णन के बाद, 1/4 घूर्णन के बाद। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आधे घूर्णन के बाद। थर्ड पार्ट 3/4 घूर्णन के बाद। फोर्थ पार्ट एक घूर्णन के बाद। लास्ट पार्ट थीटा घूर्णन के बाद। समझ रहे हो? अब सारे पार्ट आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए पहला पार्ट सॉल्व करें। फर्स्ट पार्ट बेटा, फर्स्ट पार्ट क्या है बताओ सर? 1/4 घूर्णन के बाद। तो 1/4 घूर्णन के बाद कहां पर आ जाएगा बताओ? ये पार्टिकल यहां था, यहां से घूमता घूमता यहां आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? इनिशियल टू फाइनल, स्टार्टिंग यहां, फाइनल यहां, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। सर कितना आ जाएगा? ये डायग्राम से देख सकते हो, त्रिज्या R, त्रिज्या R, तो ये चीज क्या हो जाएगी? R√2। कितनी हो जाएगी ये? R√2।
तो विस्थापन कितना आ गया बेटा यहां पर r√2। क्लियर। अच्छा सेकंड पार्ट आधा घूर्णन आधा घूर्णन बोलो क्या आएगा बेटा आधे घूर्णन में। चलिए आधे घूर्णन की बात करें तो प्रारंभिक बिंदु यहां पर आधे घूर्णन का मतलब क्या होगा बेटा, ऐसे घूमा घूम के यहां आ गया प्रारंभिक अंतिम कितनी विस्थापन ऐसे मिला दो, विस्थापन की दिशा होगी इधर और वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2r, तो विस्थापन कितना आ गया 2r। सर 3/4 गुणन बोलो क्या आएगा, यहां से स्टार्ट किया यहां तक चले गए, विस्थापन कितना बेटा ये है विस्थापन बच्चों ये r तो ये कितना r√2 हो जाएगा। और लास्ट पार्ट जो क्या था इसका कंप्लीट रोटेशन, फोर्थ जहां से गया घूम के वहीं आ गया विस्थापन जीरो हो गया। समझ रहे हो, इस जगह पे आगे विस्थापन 0 तो पार्टिकल वापस वहीं आ जाएगा। अरे समझ रहे हो ना यार। चलिए अब लास्ट वाला जो पार्ट है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, थीटा घूर्णन, थीटा रोटेशन। क्या है बच्चों सुनो ध्यान से, ठीक है। ये से यहां पर बेटा यहां से स्टार्टिंग यहां हुई थी, ए यहां आ गया घूम के इधर, कितना कोण घूम लिया केंद्र पर थीटा, मतलब जब यहां से चला बेटा ये कण यहां से चला तो यहां आ गया, कितना कोण घूम लिया यहां पे केंद्र पे, कितना कोण बना लिया इसने थीटा। तो हमसे पूछा जा रहा विस्थापन बताओ क्या होगा, तो इसके लिए क्या करो बेटा यहां से यहां तक सीधी दूरी मिलानी पड़ेगी, यही तो होगा विस्थापन। सर निकालूं कैसे इसको, ठीक है। अब देखो मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, ये r ये त्रिज्या r, ये पूछा है ये थीटा कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे बेटा बराबर, इसकी वजह ये है इसके सामने भी त्रिज्या इस कोण के सामने भी त्रिज्या, ठीक है। तो मैं इसको आपको डिराइव नहीं करा रहा हूं, डायरेक्टली सूत्र लिखा दे रहा हूं, d = 2r sin θ/2। ये आपके लिए बेटा MTR है, समझ रहे हो, ठीक है। कितना आएगा 2r sin θ/2। दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कैसे, चलिए इसी सूत्र से बेटा पहला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट बताओ कितना कोण घूमा पार्टिकल। बच्चों यहां से जब यहां जाएगा कितना एंगल टर्न करेगा 90 डिग्री, जब 90 डिग्री टर्न करेगा तो 90/2 कितना आ जाएगा, साइन 90/2 कितना आएगा बेटा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, √2 से 2 को मार दो, √2 टाइम्स कितना आंसर आएगा √2r। आधा 180 बेटा यहां से यहां तक कितना एंगल घूमेगा 180 पुटअप करो, साइन 180/2 साइन 90 कम्स आउट टू बी 1, तो कितना विस्थापन आया बेटा 2r। क्या 2r आ रहा है, देखो 2r आ रहा है, यस सर। तो ये रिजल्ट बेटा हमें आंसर देगा किसी भी सिचुएशन में कितना एंगल टर्न करने पर क्या विस्थापन होगा, वो हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे 2r sin θ/2 से। क्लियर है यहां तक। चलिए बना लीजिए, फिर मैं इस पे 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं इस फॉर्मूले पर आधारित, बना लो इसको बेटा। चलिए चलिए बात करते हैं यार हम लोग किसकी, नेक्स्ट। देखो बच्चों इस पे 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, इनके आंसर घर पे बैठ के आराम से निकाल लेना।
ये पार्टिकल यहां था शुरुआत में, अब आ गए यहां पर, एंगल घूम लिया 60 डिग्री, विस्थापन पूछा क्या आएगा, त्रिज्या r, त्रिज्या r। यहां पर आ गया, यहां था स्टार्टिंग में, यहां आ गया 120 डिग्री एंगल घूम के, तो विस्थापन ऐसे निकालोगे, कितना आएगा विस्थापन, ये पूछा आर आर, ठीक है, विस्थापन निकालो। ये 2 क्वेश्चन है बेटा, सूत्र आपके सामने मैंने लिखा रखा है, उसी से आपको ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए और बताता हूं चीजों को, हटा दें इनको, अब ये सॉल्व करने हैं आपको। बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल दो, ये जो एग्जाम्पल निकल के गया है ये मेरे को सिखा के गया है और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी देके गया है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। सर एक गोला है और एक पृष्ठ पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, इसकी त्रिज्या है r, ठीक है, ये ऐसे, इसका निम्नतम बिंदु सबसे लोएस्ट पॉइंट यहां पर है, ये लुढ़कना शुरू कर देता है। लुढ़कना मतलब, लुढ़कना समझते हो, जैसे साइकिल के पहिए की गति, साइकिल का पहिया क्या होता है बच्चों, आगे भी जा रहा होता है और साथ ही साथ घूम रहा भी होता है, उसको बोलते हैं लुढ़कना, ठीक है, आगे भी जा रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, घूम भी रहा है, उसको लुढ़कना बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हमें पूछा है सर निम्नतम बिंदु का, निम्नतम बिंदु का विस्थापन क्या होगा, बिंदु का विस्थापन, सही है, कब, फर्स्ट पार्ट 1/4 घूर्णन के बाद, सही है, दूसरा आधे घूर्णन के बाद, जैसे अभी पढ़ाए थे पार्ट लिखे थे हमने, 3/4 घूर्णन के बाद, थीटा घूर्णन नहीं लेंगे यहां पर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी, और 1 घूर्णन के बाद, ठीक है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट घूर्णन के बाद, सॉरी 1/4 घूर्णन के बाद, 1/4 घूर्णन के बाद, ठीक है, क्या होगा बताओ, 1/4 घूर्णन के बाद कैसे गति होगी, सुनेंगे ध्यान से बेटा, कैसे गति कर रहा हो। जैसे मान लेते हैं पहिया बेटा, ये पृष्ठ पे चल रहा है ऐसे, बच्चों जैसे ही एक घूर्णन कंप्लीट कर लेगा, ये नहीं दिखाई दिया, वो डाउन होगा थोड़ा, चलो यहां देखेंगे बेटा, जैसे ही एक घूर्णन कंप्लीट कर लेगा, गया 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 गया, मतलब क्या होगा, जैसे बेटा ये एक घूर्णन, ऐसे एक घूर्णन घूम लेगा इस पर, तो बताओ कि इसकी जो परिधि के जितने भी बिंदु थे, क्या वो संपर्क में आ गए होंगे पृष्ठ के, एक बार नहीं आया भाई, क्या बोल रहा हूं बताओ मैं, जैसे ही सर इसका एक घूर्णन कंप्लीट हो जाएगा, तो इस परिधि का प्रत्येक बिंदु, इस सरकमफ्रेंस का एवरी पॉइंट एक बार कांटेक्ट में आ गया होगा इस सरफेस के। तो मेरा कहने का मतलब समझो आप लोग, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि एक रोटेशन में, एक घूर्णन में सर ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, प्लेन पाथ पर, इस रास्ते पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अपनी परिधि के बराबर, अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर। जैसे देखो, जैसे बेटा इसको घुमाओगे आप लोग, तो क्या होगा, इसका ये पॉइंट टच हो गया, ये टच हो गया, ये टच हो गया, सारे बिंदु एक बार टच हो चुके होंगे, मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां पे दूरी जो चलेगा सीधी रास्ता, सीधी रेखा में, वो कितनी चलेगा, एक घूर्णन में अपनी परिधि के बराबर, अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या बताना बेटा, लोएस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 1/4 घूर्णन के बाद। चलिए देखते हैं, ऐसा समझते बच्चों, इस शुरुआत में ये स्ट्रक्चर थी, शुरुआत में ये यहां था, ठीक, शुरुआत में यहां था, रेडियस है r, ओके, शुरुआत में ये निम्नतम बिंदु यहां था। अब बेटा क्या होगा, घूम घूम के आगे भी जाएगा, आगे जाके यहां आ गया, मान लेते हैं इस जगह आ गया, ठीक है। अब बच्चों ऐसा समझो बेटा कि सिर्फ और सिर्फ ये घूमता, आगे नहीं जाता, सिर्फ घूमता, तो 1/4 घूर्णन में
ये बिंदु कहाँ पहुंच चुका होता, यहाँ पर, समझ लो बेटा 1/4 गुणन में, 1/4 गुणन में, रोटेशन में कहाँ पहुंच चुका होता, यहाँ से यहाँ पहुंच चुका होता, लेकिन साथ साथ आगे भी चला गया। तो इसका मतलब लोएस्ट पॉइंट फिलहाल कहाँ होगा बच्चों, सिर्फ गुणन होता तो यहाँ मिलता, लेकिन अब आगे भी खिसक गया तो ये कहाँ पर होगा इस टाइम, यहाँ पर। तो ये होगा बेटा इसका विस्थापन। ठीक है सर, वहां कैसे पहुंच गए ये समझ लो क्या हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है बेटा, ये आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, यही तो हो रहा है, सिर्फ घूमता आगे नहीं जाता। तो 1/4 में कहां पहुंच चुका होता है, यहां पर, लेकिन बेटा इसने क्या किया, आगे भी जा रहा है साथ साथ, इसका मतलब घूमता तो यहां मिलता लेकिन आगे चला गया तो कहीं दूसरी जगह यहां जाके मिला है। अब विस्थापन कैसे निकालोगे, सुनिएगा ध्यान से, इसको आगे बढ़ा दें। अब निम्नतम बिंदु से निम्नतम बिंदु की दूरी अभी मैंने बताई थी बेटा, एक गुणन में कितनी, 2πr, एक गुणन में 2πr, लेकिन कितने गुणन कंप्लीट हुए, 1/4। तो हम क्या लिखेंगे, एक गुणन में 2πr, तो 1/4 में कितनी, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आगे बेटा बस यहां से यहां तक की दूरी है ये, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, r के बराबर। अरे ये तो r के बराबर होगी यार, यहां से यहां तक डिस्टेंस r, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक क्या डिस्टेंस हो जाएगी बताओ, कुल दूरी में से ये वाली दूरी हटा दें, कुल दूरी में से क्या बेटा r हटा दें हम लोग, टोटल डिस्टेंस में से r हटा दें, तो क्या बन जाएगा ये कितना, πr/2 माइनस r। देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, ये दूरी दिखाई दे रही है आपको, निम्नतम बिंदु से निम्नतम बिंदु की दूरी एक गुणन में 2πr होती, 1/4 में क्या हो जाए बेटा, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये दूरी हो गई। ये आपको पहले से पता है बेटा, ये त्रिज्या r हो गई, तो कुल दूरी में से त्रिज्या r हटा दूं मैं तो ये दूरी आ जाएगी। तो विस्थापन कितना आया बेटा, विस्थापन आ जाएगा रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो मतलब r² प्लस ये πr/2 माइनस r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा विस्थापन। कितने गुणन में, 1/4 गुणन में। क्लियर है यहां तक, एक बार बना लो आप लोग इसको, ठीक है, बना लिया आप लोगों ने तो उसको हटा देते हैं। चलिएगा अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा है बच्चों, आधा गुणन। सर आधे गुणन में क्या होगा, फिर आधे गुणन में कहां पहुंच चुका होगा ये, बेटा आधे गुणन में क्या हुआ होगा, ये इधर, ये इस तरफ, आधे गुणन के बाद इधर क्या हो बताओ, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, यहां से ऐसे चला गया होगा, कितना हुआ ये, अरे बेटा आधे गुणन में क्या हुआ वो बताओ, सिर्फ आगे नहीं जा रहा, घूम रहा होता तो आधे गुणन में यहां पहुंच जाता, लेकिन सर साथ साथ आगे भी तो गया है, तो निम्न बिंदु फिलहाल यहां नजर आ रहा होगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, लोएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक की दूरी एक गुणन में 2πr, तो आधे गुणन में मल्टीप्लाई कर दो आधे से, ठीक है, डायरेक्ट मिल गई यहां से यहां तक की दूरी, और टोटल कितना ये 2r, क्या हो जाए बेटा विस्थापन, d डैश की वैल्यू रूट ऑफ 2r का होल स्क्वायर प्लस ये πr का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाए बेटा अर्ध गुणन में, आधा गुणन घूमने में कितना विस्थापन हुआ। एक नेक्स्ट पार्ट और 3/4 गुणन, 3/4 गुणन में क्या होगा बच्चों, यहां से यहां पर, तो बेटा 3/4 गुणन में कहां पहुंच जाता, घूमता तो यहां से यहां, लेकिन आगे मिलेगा हमें ये यहां इस तरफ मिलेगा, कैसे निकालेंगे सर, यहां से यहां तक की दूरी एक रोटेशन में 2πr, 3/4 में बेटा 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन साथ में ये भी तो है गलती से r,
ये आर विस्थापन कितना आएगा बेटा, विस्थापन कैसे लिखोगे यहाँ पर, वैल्यू कैसे लिख देंगे विस्थापन की बताओ। विस्थापन यहाँ पे लिख देंगे सपोज डी रूट ऑफ कितना, ये आर स्क्वायर और ये पूरी कंप्लीट, तो आर स्क्वायर प्लस कितना बेटा, ये 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो 6 पाई आर बाई 4 प्लस आर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा विस्थापन कितने में, 3/4 गुणन में। बच्चों अगर हम लोग कंप्लीट गुणन की बात करें बेटा, तो कंप्लीट गुणन में क्या हो जाएगा, यहां से यहां एक गुणन में तो क्या होगा बेटा, लोएस्ट पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, कितना विस्थापन 2 पाई आर, लास्ट पार्ट का आंसर 2 पाई आर। ठीक है, तो बच्चों ये हमने दूरी और विस्थापन के बारे में, चीजों के बारे में स्टडी किया है, दूरी और विस्थापन के बारे में चीजों को सीखा है। कल हमारा टॉपिक थोड़ा लेक्चर ज्यादा साइज का रहेगा और हम कल स्टडी करेंगे उसको वेग और चाल के बारे में। आज हम दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। अब बच्चों जो आपका जो बिगिनर बॉक्स दिया गया है उसमें दूरी और विस्थापन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, एग्जाम्पल लगा लेना और बिगिनर बॉक्स को कंप्लीट कर लेना। कोई डाउट हो तो जिस नंबर से आपको मैसेज आए उसी नंबर पे वापस भेज देना डाउट्स। ओके, चलिए स्टूडेंट्स करते हैं अपन लोग नेक्स्ट टाइम। ओके।